बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम क्लास 9th का चैप्टर 5 स्टार्ट करने वाले हैं और चैप्टर 5 का जो फर्स्ट टॉपिक है द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एंड फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन एंड हाउ द आइडिया ऑफ द ग्रेविटी केम इनटू द माइंड ऑफ द साइंटिस्ट एंड हाउ दे डिस्कवर अबाउट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, वो हम यहाँ डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो फर्स्ट मैन हु केम अप विद द आइडिया ऑफ द ग्रेविटी वॉज सर आइजैक न्यूटन। सर आइजैक न्यूटन जो हैं वो सबसे पहले साइंटिस्ट हैं जिन्होंने ग्रेविटी का आइडिया जो है वो डेवलप किया था। ठीक है, वो किस तरह उसने डेवलप किया था कि एक एप्पल जो है वो ही वॉज जस्ट ट्राइंग टू सॉल्व दैट मिस्ट्री ऑफ वाई द प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन, या मून की मोशन जो है अराउंड द अर्थ जो है वो किस टाइप की होती है। वो जस्ट ये मिस्ट्री को सॉल्व कर रहा था कि एक ट्री से जो एक एप्पल है दैट फेल फ्रॉम द ट्री अंडर विच ही वॉज सिटिंग एंड दैट एप्पल केम टू द सरफेस ऑफ द अर्थ। ठीक है, तो वो एप्पल की जो मोशन थी कि वो किस तरह अर्थ की तरफ अट्रैक्ट हुआ और एप्पल की अर्थ की सरफेस के ऊपर जो है वो यहाँ पे गिर गया। तो ये जस्ट उसके जहन में सारे का सारा जो सडनली उसकी माइंड में जो ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट था वो फ्लैश कर गया। ठीक है, तो यहाँ पे फिर उसके जहन में ये भी आया कि सारे के सारे जो प्लैनेट्स हैं वो किस तरह सन के अराउंड रिवॉल्व करें, या मून की जो मोशन है अराउंड द अर्थ वो किस टाइप की होती है। उस सारे कॉन्सेप्ट के बारे में सर आइजैक न्यूटन ने उसको डिस्कवर किया। ठीक है, तो यहाँ पे उसने ये भी ऑब्ज़र्व किया कि कुछ ऐसी एप्पल के ऊपर जो है वो कुछ ऐसी फोर्स एक्ट कर रही थी जिसकी वजह से एप्पल जो है वो अर्थ की तरफ अट्रैक्ट हो गया। ठीक है, यहाँ पे अब हम ये देखेंगे कि कौन कौन सी फोर्सेस बेसिकली एक्ट कर रही होती हैं। ठीक है, तो अगर मून की बात करें, ठीक है, मून जो है वो अर्थ के अराउंड, मून की अगर बात करें, ठीक है, तो मून जो है वो किस तरह अर्थ के अराउंड जो है वो रिवॉल्व कर रही होती है। और मून को अगर देखा जाए तो उसने ये भी आर्ग्यू किया था कि मून जो है वो एक फ्री बॉडी है। ठीक है, और किसी सपोर्ट के साथ वो अर्थ के साथ नहीं है, बल्कि मून जो है वो सर्कुलर ऑर्बिट में अराउंड द अर्थ जो है वो रोटेट कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑब्वियसली एक फोर्स एक्ट कर रही है, अर्थ की पुलिंग फोर्स मून के ऊपर एक्ट कर रही है, जो कि इसकी डायरेक्शन किधर है, टूवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ, और जिसकी वजह से मून जो है वो उसने इस सर्कुलर ऑर्बिट में अराउंड द अर्थ जो है वो रोटेट कर रही है, मूव कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें कि अगर ये ग्रेविटेशनल पुल या ग्रेविटेशनल फोर्स जो अर्थ प्रोवाइड कर रहा है मून के ऊपर, अगर ये ना होती तो मून जो है वो कहीं और जो है वो आगे मूव कर जाता। ठीक है, स्पेस में कहीं और आगे मूव कर जाता। और यहाँ पे अगर हम देखें तो मून जो है वो कॉन्टिन्यूसली सर्कुलर पाथ में अपनी डायरेक्शन भी चेंज कर रहा है। ठीक है, तो डायरेक्शन चेंज कर रहा है, तो यहाँ पे जो फोर्स इसके ऊपर प्रोवाइडेड है, दैट फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय द अर्थ पुल्स ऑन द मून। सो ही कंक्लूडेड दैट देयर इज एन अट्रैक्शन फोर्स इज प्रेजेंट बिटवीन द अर्थ एंड द ऑब्जेक्ट्स अराउंड द अर्थ। ठीक है, तो उसने ये साइंटिस्ट ने ये फिर ये डिस्कवर किया कि कुछ ऐसी फोर्सेस होती हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती हैं, जो कि दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान में, ठीक है, अर्थ में मौजूद जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो दोनों एक दूसरे के ऊपर एक फोर्स लगा रहे होते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और वो जो फोर्स होती है वो अट्रैक्टिव फोर्स होती है। ठीक है, या जो मून है अराउंड द अर्थ रिवॉल्व कर रहा है, ये यहाँ पे इन दोनों के दरमियान भी यहाँ पे एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, अर्थ की पुलिंग फोर्स है जो इस मून के ऊपर एक्ट कर रही है, मून सर्कुलर पाथ में क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे इस कॉन्सेप्ट सर आइजैक न्यूटन ने किस बात की कॉन्सेप्ट लिया था, ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट जो है वो उसने यहाँ पे डेवलप किया। एंड ही ऑल्सो कंक्लूडेड दिस फोर्स एज अ फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन को उन्होंने इसका नाम दिया था क्योंकि फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन जो है वो अट्रैक्टिव फोर्स होती है, एंड द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन द अर्थ एंड द मून दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स ऑर्बिटल मोशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ। ठीक है, ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है, ये रिस्पॉन्सिबल है कि मून जो है वो इस ऑर्बिट पाथ में, सर्कुलर पाथ में किस तरह मूव कर रहा है। ठीक है, एंड दैट फोर्स इज फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर बिटवीन द सन एंड द प्लैनेट। ठीक है, फॉर इट्स ऑर्बिटल मोशन ऑफ द प्लैनेट अराउंड द सन। एंड सिमिलरली अगर हम ये देखें कि एक बॉल जो है, बॉल को अगर आप किसी हाइट से, किसी बिल्डिंग से ड्रॉप करें, ठीक है, तो बॉल के अगर मोशन को डिस्कस करें तो बॉल जो है वो क्योंकि किस तरफ एक्सेलरेट करता है, अर्थ की तरफ जो एक्सेलरेट करता है। इसका मतलब है यहाँ इसके ऊपर एक ऐसी फोर्स एक्ट कर रही है जिसकी वजह से बॉल जो है वो अर्थ की तरफ अट्रैक्ट हो गई है। ठीक है, अब हमने ये देखा है कि हमने ये बताया कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है वो अर्थ में मौजूद जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनके दरमियान होती है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें कि जो बॉल है वो अर्थ की तरफ ही क्यों अट्रैक्ट हुआ है। ठीक है, क्योंकि वो जो फोर्स है वो अर्थ और बॉल दोनों के दरमियान में, या एप्पल की अगर हम डिस्कस करें केस, तो एप्पल एंड अर्थ के दरमियान भी ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो एप्पल ही क्यों अर्थ की तरफ अट्रैक्ट हो गया, अर्थ क्यों नहीं एप्पल की तरफ अट्रैक्ट होगी। ठीक, इसकी क्या हमने ये देखा था कि जो एप्पल है वो अर्थ की तरफ जो है वो एक्सेलरेट कर गया।
ठीक है। तो क्योंकि ये एप्पल और अर्थ दोनों जो है वो बोथ अप्लाइज एन इक्वल फोर्स टू अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है। फिर हमने ये देखा कि विच वन विल एक्सेलरेट। तो अकॉर्डिंग टू, अगर हम ये देखें अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो फोर्स जो होती है वो इक्वल होती है प्रोडक्ट ऑफ द मैस एंड एक्सेलरेशन, ठीक है। और फोर्स जो है दैट है, अगर हम से एक्सेलरेशन की बात करें, हमने ये देखना है कि इसमें से एप्पल जो है वो एक्सेलरेट करेगा या अर्थ जो है वो एक्सेलरेट करेगा। तो यहाँ पे अगर हम एक्सेलरेशन देंगे तो एक्सेलरेशन इक्वल हो जाएगी फोर्स डिवाइडेड बाय मैस, यानी एक्सेलरेशन का मैस के साथ डायरेक्ट रिलेशन है और एक्सेलरेशन का जो फोर्स के साथ एक्सेलरेशन का डायरेक्ट रिलेशन है और मैस के साथ एक्सेलरेशन का इन्वर्स रिलेशन है, ठीक है। तो अगर हम इन दोनों के मैसेस को कंसिडर करें, एप्पल के मैस को कंसिडर करें, एप्पल के मैस को हम एम ए से रिप्रेजेंट कर देते हैं, और अगर अर्थ के मैस को कंसिडर करें एम ई, ठीक है। तो यहाँ पे अगर इन दोनों मैसेस को कंसिडर करें तो मैस ऑफ जो अर्थ जो है वो मच लार्जर देन द मैस ऑफ द एप्पल, ठीक है। अर्थ का मैस जो है वो एज़ कम्पेयर टू एप्पल बहुत ज़्यादा लार्ज है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा लार्ज होगा। तो यहाँ पे क्योंकि अर्थ का जो है, एप्पल का जो है अर्थ का मैस बहुत ज़्यादा लार्ज है, तो इसलिए उसकी जो एक्सेलरेशन है वो उसकी एक्सेलरेशन नहीं होगी। यहाँ पे एप्पल जो है वो उसका मैस कम है, तो दैट्स वाई उसकी जो एक्सेलरेशन है वो लार्ज होगी, ठीक है। क्योंकि हमने पढ़ा है कि मैस का एक्सेलरेशन के साथ इन्वर्स रिलेशन होता है। तो एज़ कम्पेयर टू इफ़ यू कंपेयर बोथ द मैसेज, मैस ऑफ द एप्पल एंड मैस ऑफ द अर्थ, सो द मैस ऑफ द अर्थ विल इज़ वेरी लार्ज एज़ कम्पेयर टू द मैस ऑफ द एप्पल, ठीक है। तो यहाँ पे जो एप्पल है दैट विल एक्सेलरेट, अगर मैस बहुत ज़्यादा लार्ज होगा, मैस मोर होगा, तो यहाँ पे जो इसकी एक्सेलरेशन है वो क्या होगी, लेस होगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो एप्पल है वो एक्सेलरेट कर जाएगा अर्थ की तरफ, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे देखा क्योंकि इन दोनों के मैसेज में बहुत ज़्यादा डिफरेंस था। तो अब हम यहाँ पे जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है उसको डिस्कस करते हैं कि फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन की क्या स्टेटमेंट है और उसका जो मैथमेटिकल फार्मूला। इस एग्जाम्पल से हमें ये पता चला कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है, ग्रेविटेशनल फोर्स इज़ द अट्रैक्टिव फोर्स होती है, ठीक है। अट्रैक्टिव फोर्स होती है जो कि एग्जिस्ट करती है बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स हैविंग नॉन ज़ीरो मैसेज एंड दैट मैसेज सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस, ठीक है। यहाँ पे हम लोग दो मैसेज ले लेते हैं, M1 और M2 मैसेज ले लेते हैं, ठीक है। और दोनों के मैसेज जो है नॉन ज़ीरो मैसेज हैं, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स होती है वो अट्रैक्टिव फोर्स होती है जो एग्जिस्ट करती है बिटवीन टू नॉन ज़ीरो मैसेज एंड दैट मैसेज सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस, ठीक है। और यहाँ जो इनके दरमियान में डिस्टेंस है वो डिस्टेंस हमने कैसे लेना है कि डिस्टेंस इनका होना चाहिए बिटवीन देयर सेंटर, ठीक है, सेंटर ऑफ देयर मैसेज, जो आर जो है उनका डिस्टेंस होगा बिटवीन द सेंटर ऑफ द मैसेज। अब यहाँ पे हम जो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है उसकी स्टेटमेंट यहाँ पे लिखते हैं। फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन की स्टेटमेंट है, एवरी बॉडी इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर बॉडी विद अ फोर्स विच इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैसेज एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द सेंटर ऑफ द डिस्टेंस टू द एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर, ठीक है। ये फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन की स्टेटमेंट है कि यूनिवर्स में, क्योंकि हमने ये पढ़ा है कि जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है वो जस्ट एक अट्रैक्टिव फोर्स होती है जो कि अर्थ में मौजूद जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो एक दूसरे के ऊपर लगा रहे होते हैं, फोर्स लगा रहे होते हैं, ठीक है। और वो जो फोर्स होती है उस फोर्स की अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करें तो उसकी जो मैग्नीट्यूड होती है, यानी दो मैसेज अगर हम लोग ले लेते हैं, बॉडी ए ले लेते हैं, ठीक है, और एक हम कंसिडर कर लेते हैं दिस इज़ बॉडी बी, एक बॉडी का मैस M1 कंसिडर कर लेते हैं, एक M2 मैस कंसिडर कर लेते हैं, M1 इज़ ग्रेटर देन M2, ठीक है। तो इन दोनों की जो फोर्स की मैग्नीट्यूड होगी, ठीक है, वो जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन होगी वो क्या होगी, प्रोडक्ट ऑफ देयर मैसेज M1 और M2 का प्रोडक्ट होगी। और जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस हमने किधर लेना है, सेंटर से, दोनों मैसेज के सेंटर से हम लोगों ने डिस्टेंस को डी कंसिडर कर लिया है। तो जो फोर्स की मैग्नीट्यूड है उसका डिस्टेंस के साथ क्या है कि दैट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, यानी डिस्टेंस का स्क्वायर होगा एंड दैट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो ये हमारे पास कौन सी फोर्स होती है, दिस इज़ द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है। इसको हम आगे थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं। कंसिडर देयर आर टू मैसेज M1 एंड M2, इस फिगर में आपको नज़र आ रहा है कि M1 जो है वो ग्रेटर है M2 से, ठीक है। तो यहाँ पे इनके दरमियान में जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन होगी उसके हम यहाँ पे मैथमेटिकल फार्मूला लिखते हैं कि फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन D जो है उनका डिस्टेंस बना लेते हैं और डिस्टेंस किधर लेना है, बिटवीन द सेंटर ऑफ देयर मैसेज, ठीक है। तो हमने जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन की स्टेटमेंट पढ़ी है कि फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन किस तरह होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैसेज। तो यहाँ पे दो मैसेज का प्रोडक्ट है और फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन का जो इन्वर्स रिलेशन होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर। तो हमने ये ले ली, ठीक है। अब इन फोर्स को कंबाइन करें तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी, F इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M1
m2 डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर। ठीक है, ये एक मैथमेटिकल फार्मूला बनने जा रहा है। अब यहाँ पे हम ये देखते हैं कि हम अगर मैसेज को बढ़ा दें, ठीक है, मैसेज को अगर इंक्रीज़ कर दें तो फोर्स भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। ठीक है, क्लियर है। और अगर डिस्टेंस को हम इंक्रीज़ कर दें तो फोर्स क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी। यानी मैसेज के साथ, प्रोडक्ट ऑफ द मैसेज के साथ फोर्स का डायरेक्ट रिलेशन है और डिस्टेंस के साथ उसका क्या है, इनवर्स रिलेशन है। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्योंकि प्रोपोर्शनैलिटी है, प्रोपोर्शनैलिटी को हटाने के लिए यहाँ पे एक कांस्टेंट लगाएंगे। तो कांस्टेंट हम यहाँ पे लगा लेते हैं, ये हो जाएगा F इज़ इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास मैथमेटिकल फार्मूला है फॉर द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। G यहाँ पे मैंने कांस्टेंट लगाया है, G को कहते होते हैं कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, और इस G का नाम क्या है, दैट इज़ द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, G इज़ कॉल्ड यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, G इज़ कॉल्ड यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यानी थ्रू आउट द यूनिवर्स इस G की वैल्यू जो है वो कांस्टेंट रहेगी, सेम रहेगी, इसीलिए हम कहते हैं दिस इज़ कॉल्ड यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, अब G की वैल्यू जो है वो हमारे पास क्या होती है, 17th सेंचुरी में हेनरी कैवेंडिश साइंटिस्ट थे एक, 17th सेंचुरी में हेनरी कैवेंडिश ने टॉर्जन बैलेंस या कैवेंडिश एक्सपेरिमेंट के ज़रिए G की वैल्यू जो है वो कैलकुलेट की थी। और G की वैल्यू जो उसने कैलकुलेट की थी बाय परफॉर्मिंग द कैवेंडिश एक्सपेरिमेंट बाय यूजिंग अ टॉर्जन बैलेंस। ठीक है, टॉर्जन बैलेंस के ज़रिए जो है वो इसने G की वैल्यू को कैलकुलेट किया था। ठीक है, और इस एक्सपेरिमेंट को हम लोग कहते होते हैं कैवेंडिश एक्सपेरिमेंट। ठीक है, आफ्टर द नेम ऑफ द साइंटिस्ट। तो G की वैल्यू जिसने कैलकुलेट की थी, G की वैल्यू हमारे पास होती है 6.673 मल्टीप्लाई 10⁻⁻11। ठीक है, ये उसने G की वैल्यू कैलकुलेट की थी हेनरी कैवेंडिश ने। और अगर हम G की यूनिट की बात करें तो क्योंकि हमने यहाँ पे फार्मूला लिखा था F इज़ इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से हम कैपिटल G की वैल्यू निकालते हैं तो यहाँ पे हो जाएगी F डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय m1 m2। ठीक है, अब G के अगर ऐसा यूनिट की बात करें तो G का ऐसा यूनिट क्या होगा, देखें ये फोर्स है, तो फोर्स को किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, न्यूटन से, तो ये हो जाएगी न्यूटन। क्लियर। D जो है वो डिस्टेंस होता है, क्योंकि डिस्टेंस का स्क्वायर है तो ये हो जाएगा, डिस्टेंस का यूनिट मीटर होता है तो ये आ जाएगा मीटर स्क्वायर, डिवाइडेड बाय मैसेज हैं, 2 मैसेज हैं, kg मैस का जो ऐसा यूनिट होता है वो kg, 2 मैसेज हैं तो ये हो जाएगा kg स्क्वायर। तो अगर आप इसको kg को ऊपर ले जाएं तो ये हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास G का जो है वो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल जो कांस्टेंट है उसकी वैल्यू 6.673 × 10⁻⁻11 और इसका जो यूनिट होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। ठीक है, तो ये G की वैल्यू। यहाँ पे हम कंसिडर करते हैं कि 2 मैसेज हम लोगों ने ले लिए, इसका भी 1 kg मैस है। ठीक है, और ये जो m1 और m2 कंसिडर कर लेते हैं, और दोनों के मैसेज हमने कितने ले लिए, 1 kg, और इनका जो डिस्टेंस ले लिया सेंटर का वो भी 1 मीटर डिस्टेंस ले लिया। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम G को कैलकुलेट करना चाहें, सॉरी F की वैल्यू, तो ये हो जाएगी G मल्टीप्लाई m1 m2 1 kg मल्टीप्लाई 1 kg डिवाइडेड बाय 1 मीटर का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे अगर इसको हम सॉल्व करें तो F जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, कैपिटल G के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, यानी इन 2 मैसेज के दरमियान अगर हम फोर्स कैलकुलेट करना चाह रहे हैं तो G जो है न्यूमेरिकली इक्वल टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, दैट ओनली एग्जिस्ट, ये कब एग्जिस्ट करती है, जब दोनों मैसेज जो है वो हमने क्या ले ली, दोनों यूनिट मैसेज ले ली। यूनिट मैस उस वक्त कहते हैं जब किसी भी बॉडी का मैस 1 kg हो। ठीक है, उसे हम कहते हैं यूनिट मैस, और डिस्टेंस भी हम लोगों ने क्या ले लिया, यूनिट डिस्टेंस। 1 मीटर है तो 1 जो है वो इसे कहते हैं यूनिट डिस्टेंस। ठीक है, तो G जो है न्यूमेरिकली कब इक्वल होगा F के, जब दोनों के यूनिट मैसेज होगा और जो दोनों का डिस्टेंस है वो भी क्या होगा, यूनिट डिस्टेंस होगा। तो अब अगर हम यहाँ पे फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट करें तो फोर्स की वैल्यू आ जाएगी 6.673 × 10⁻⁻11। यानी इतनी स्मॉल वैल्यू जो है वो हमारे पास आ गई, किसकी वैल्यू आ गई, यानी जो दोनों मैसेज थे उनकी इतनी स्मॉल वैल्यू हमारे पास कैलकुलेट हो गई है। ठीक है, यानी ये इतनी स्मॉल वैल्यू है कि इस वैल्यू को, इस स्मॉल फोर्स को हम निगलेक्ट का मतलब ये है कि अर्थ में जितने में मौजूद ऑब्जेक्ट्स हैं, क्योंकि इनके दरमियान में भी फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन होती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अराइज हो जाता है कि हम उसे फील क्यों नहीं करते, हम इसलिए दोनों ऑब्जेक्ट की जो अट्रैक्टिव फोर्स होती है बिटवीन 2 ऑब्जेक्ट, वो उसको
इसलिए फील नहीं करते क्योंकि हमारे पास जो कैपिटल जी है उसकी वैल्यू बहुत ही ज़्यादा स्मॉल होती है, तो स्मॉल वैल्यू की वजह से इस फोर्स को हम लोग क्या कहते हैं, इतना फील नहीं करते होते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको ये फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन और लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि जो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है और न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन है उनका क्या रिलेशन है, लेकिन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एंड न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन का क्या रिलेशन है वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।